तो आइए स्टूडेंट्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी को हम लोग देखते हैं। जो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसके एन टर्म्स का सम क्या होगा, ठीक है। तो एन टर्म्स का सम आपको बच्चों याद रखना है, ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज एस इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अलावा और भी फॉर्मूले होते हैं, वो भी मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर क्या फॉर्मूले होने वाले हैं। तो द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाई, जो अभी हम करके आ रहे हैं, बट इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। दैट मीन्स इस 2a को मैं a प्लस ए लिख सकता हूँ। दैट मीन्स ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, तो a प्लस ए हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू एन अपॉन में दो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो नाउ इफ देयर आर ओनली n टर्म्स इन एन एपी, अगर सिर्फ n टर्म्स हैं किसी भी एपी में, तो जो लास्ट वाली टर्म होगी वो क्या होगी, an होगी। यानी कि जो an होगी उसको मैं l से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जहाँ पे l का मतलब होगा कौन सी टर्म, लास्ट वाली टर्म। क्या ये चीज़ आपको क्लियर है? तो इस a प्लस एन माइनस वन इंटू डी को हम लिख सकते हैं l। तो देयर फोर नाउ इफ देयर आर ओनली n टर्म्स इन एन AP देन an इज इक्वल टू l, द लास्ट टर्म, यानी ये an बच्चों सफिक्स का है। तो an इज इक्वल टू l, जो मैंने वहां पर लिख करके बताया आपको, ठीक है। द लास्ट टर्म s इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। अगर ये इतनी l हो जाएगी तो ये a बचेगा, तो a प्लस एल। तो s इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग करते हैं बच्चों एग्जाम्पल। तो आइए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। तो बच्चों यहाँ पे कोई एपी गिवन है और एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन है। दैट मीन्स 8, 3, -2 एंड सो ऑन। तो बस 3 टर्म एनफ है अगर आपको ये चीज़ गिवन है कि ये एक एपी है, ठीक है। अगर यहाँ पर सीक्वेंस होता तो हमें थोड़ी और टर्म, दो मतलब एटलीस्ट 5 टर्म दी जाती, तो हमारे लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल एंड वी कैन बी श्योर अबाउट कि ये कौन सी प्रोग्रेशन हो रही है। यहाँ पर एपी है वैसे, ठीक है। तो इट इज़ ऑलरेडी गिवन कि यहाँ पे एपी है। फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स। तो कितने भी टर्म्स का सम निकालना हो, हमने डिस्कस किया कि एसएन जो होता है वो होता है एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस वन और इनटू में डी। तो क्या क्या पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 22 टर्म्स, n की वैल्यू 22 हो जाएगी। ए आपका क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, डी हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि डी की रिक्वायरमेंट है। तो डी क्या होता है, a2 माइनस 7। तो तीनों ही चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। n हमारा 22 हो गया, जो a है वो कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया, और प्यारे बच्चों जो d है वो कितना होगा, 3 माइनस 8, यानी कितना आएगा, -5। तो d आपको इंपॉर्टेंट है समझना। आप a3 माइनस a2 करेंगे तभी -2 -3 कितना आएगा, -5 ही आएगा। आइए देखते हैं, S22 निकालते हैं। तो 22/2, 2 इंटू ए आपका कितना है, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n हमारा है 22 माइनस 1 इंटू डी कितना है बच्चों, -5। तो इस तरह से ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सम निकालना है हमें। S22 विल बी इक्वल्स टू, 2 से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 11 इंटू 2 8 जो कितना होता है 16 प्लस 22 माइनस 1 होगा बच्चों 21 इंटू कितना है -5। तो आप देख सकते हैं बच्चों, हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ किया वो मैंने पहले ही लिख दिया। आपको भी एग्जाम में लिखना पड़ेगा जब भी आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। आइए अब सिंप्लीफिकेशन ही करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं हम लोग। तो बच्चों सिंप्लीफाई हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो 11 तो रहेगा ही रहेगा, इनटू में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 16 प्लस, और 21 5 से होते हैं 105, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 10 क्या हो गया है, 5 हो गया है, ठीक है।
तो 16 माइनस 105, तो 11 इंटू, अब 105 एंड 16 का आप डिफरेंस ले लेंगे तो आई थिंक ये आ जाएगा बच्चों 89, माइनस का वो भी, तो माइनस का 89। अब मल्टीप्लाई कर लेना है, और ये एक डिक्रीजिंग एपी है तो सम तो इसका निगेटिव आना ही था, तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है। अब 11 का मल्टीप्लाई 89 में आप कर सकते हैं, 89 में तो 198, और यहाँ पर भी क्या आएगा बच्चों 9 एंड 8, और निगेटिव हम बाद में लगा देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, तो 9 9 एंड 8 17, 1 8 एंड 1 9 979, तो ये हो जाएगा माइनस 979, तो 979 इज द करेक्ट आंसर, माइनस 979 इज द करेक्ट आंसर। तो वी हैव डन एग्जाम्पल नंबर 11, हमने एग्जाम्पल नंबर 11 को कंप्लीट कर लिया। आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, तो एग्जाम्पल नंबर 12 ये है कि सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स, तो आपके पास 14 टर्म्स हैं और उनका सम दिया गया है ऑफ एपी इज 1050 दिया गया, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, तो फर्स्ट टर्म आपको दी गई है कितनी, 10 दी गई है, ठीक है। एंड फाइंड द 20th टर्म, तो 20th टर्म निकालना है। ए आपको दिया गया है, एन की वैल्यू 14 दी गई है, और एस एन आपको दिया गया है 1050। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि 20th टर्म आप तभी फाइंड कर पाओगे बच्चों जब आपको यहाँ से डी पता चल जाएगा। तो आइए हम लोग डी को फाइंड करते हैं। एन और ए पता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी डी को फाइंड करना। तो बच्चों वही फार्मूला यूज़ करेंगे, एस एन बराबर एन अपॉन में 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, आई होप सो। तो इसके बाद जो है, हाँ यस, दिस इज एन की वैल्यू को रख देना है, तो एस 14 एन 14 बाई 2 2a यानी 2 इंटू 10 प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। फाइनली हमें डी निकालना है यहाँ पे, तो एस 14 भी मैं रख देता हूँ। इनफैक्ट एस 14 1050 होगा, तो 1050, क्योंकि n एक तरह से देखा जाए तो ये S14 ही होगा, क्योंकि n ऑलरेडी 14 गिवन है, तो वी विल राइट S14। तो S14 को मैंने उठा करके यहाँ रख दिया, और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 7 जा 7 इंटू 2 10 जा 20, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 13D। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। आइए सिंप्लीफाई करते हैं, एक बार आप इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। जस्ट नोट इट डाउन। चलिए आगे चलते हैं। तो आई विल इरेज दिस एंड कीप द लास्ट इक्वेशन ओनली। वन 1050, just a second students, 1050, और बच्चों 7 को हम डिवाइड में ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये 7 का मल्टीपल दिख रहा है, और बराबर 20 प्लस 13D। 7 से सिंप्लीफाई, 7 1 जा 7 और 3 बचेगा, 7 5 जा 35 और 0, तो 150 बराबर 20 प्लस 13D, तो ये हो जाएगा 130 बराबर 13D। तो यहाँ से क्लियरली आपको दिख गया होगा कि 130 इज इक्वल टू 13D है, तो जो D आएगा वो आएगा 130 बाई 13 से सिंप्लीफाई करेंगे प्यारे बच्चों 10 बार, तो 13 10 से क्या हो जाएगा 130। तो D हमारा कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। अब हमें 20th टर्म पूछा गया, तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपको A एंड D पता है किसी भी AP में, तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, तो आराम से हम लोग यहाँ पे A20 निकाल लेंगे।
लेकिन उसके पहले आप एक बार इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि डी निकालने का जो प्रोसेस है दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था डी निकालने का जो मेथड है। और इसके बाद हम लोग A20 पे आ जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो A20 निकालेंगे स्टूडेंट्स। A20, सो A20 होगा क्या स्टूडेंट्स? आप कह सकते हैं सर A20 होगा A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। और डी हमने 10 निकाल लिया था और फर्स्ट टर्म भी 10 है। तो ए हमारा 10 है और डी भी कितना है? 10 है। तो यहाँ पे लिखेंगे A20 10 प्लस 20 माइनस 1 कितना होगा? 19 इंटू 10। तो 10 प्लस 190, यानी 20th टर्म जो होगी वो कितनी आएगी? वो आ जाएगी आपकी 200 आ जाएगी। क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? 200 आ जाएगी। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। A20 जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो कितना आएगा? वो आ जाएगा 200 आ जाएगा, यानी 200 आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। तो ये स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट 13 पे। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP दिस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आपके हाउ मेनी वाले क्वेश्चंस होंगे तो उसमें हमेशा आपको n मानना है या x मानना है। ये कोई भी वेरिएबल XYZ n m इस तरह से। तो जनरली हम क्या यूज़ करते हैं? n यूज़ करते हैं। तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP दिस मस्ट बी टेकन। तो लेट अस सपोज कि n टर्म्स लेनी चाहिए जिससे उनका जो सम है वो 78 आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द n terms must be taken ठीक है, to get the sum as 78 for the given AP। तो गिवन AP का 78 सम कब आ सकता है? तो उसके लिए हमने सपोज कर लिया n टर्म्स लेना चाहिए। तो अब AP को देख करके, अब यहाँ पे AP आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो AP का जो A होगा वो 24 और जो D होगा 21 माइनस 24 -3 हो जाएगा। तो A24 है प्यारे बच्चों और D कितना है? -3 है और 78 सम लाना है तो SN का यूज़ करेंगे। तो उस केस में जो SN होगा, हमें नहीं पता कि कितने टर्म्स का, क्योंकि वही तो हमें फाइंड करना है N। तो जो SN होगा वो 78 हो जाएगा। तो SN मेरा 78 है, N मुझे फाइंड करना है, A मेरा 24 है, D -3 है। तो 78 इक्वल टू, यानी कि जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे SN बराबर N अपॉन में 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्या ये कहानी आपको क्लियर हो रही है? तो SN 78 होगा, N हमारे पास क्या? N तो हमें पता करना है। 2 इंटू A कितना है? 24 है, प्लस N माइनस 1 इंटू D -3 है। तो n -1 इंटू -3। तो ये थोड़ी सी इक्वेशन बड़ी होने वाली। इनफैक्ट अगर आपका थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी n है और अंदर भी n है, तो कहीं ना कहीं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। तो यानी कि यहाँ पर n स्क्वायर आने वाला है। तो आप एक बार इसको नोट करिए
देन मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों एक बार इसको नोट कर लीजिए, आपको फिर मैं आगे दिखाता हूँ। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लास्ट वाली इक्वेशन जो बनाई है उसको रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें हमारी सही हैं। अब उसी को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। तो लास्ट वाली इक्वेशन को ही हम क्या करेंगे, मान करके चलेंगे और इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा जिससे। ओके, तो 78 है बराबर n/2। तो अभी n/2 हम रखेंगे और अंदर की चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो 2 × 24 48 हो जाएगा, -3n और प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये क्लियर है। तो 78 बराबर n/2, 48 + 3 कितना होगा 51 और माइनस क्या होगा 3n। क्या ये कहानी क्लियर है? 78 × 2 अब हमें क्रॉस में करना ही पड़ेगा। मैं ये सोच रहा था कि यहाँ से अगर कुछ 2 का फैक्टर वगैरह कॉमन आएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, जिससे क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लाई ओनली हियर बिकॉज देयर इज नो वे ऑफ सॉल्विंग दिस इक्वेशन। तो क्रॉस करेंगे, टर्म्स को अरेंज करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो 78 × 2, तो 2 8 जा 36, सॉरी 2 8 जा 16, 1 आएगा। तो मेरे माइंड में यहाँ पर 2 8 जा 16 आएगा, 1 आएगा, 2 7 जा 14 + 1 15, तो 156 बराबर 51n -3n²। अब 3n² इधर ले लेंगे, -51n और प्लस क्या आ जाएगा 156 = 0। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स? तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। अब 156 × 3 के ऐसे फैक्टर जिनका सम -51 हो। तो बेसिकली मुझे एक चीज़ और यहाँ पर चेक कर लेना है, क्या ये 3 से डिविजिबल तो नहीं है? तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल 51 होगा, 5 1 6 होता है, 6 3 से डिविजिबल है। 1 and 5 कितना होता है 6 and 6 12 भी 3 से डिविजिबल है। तो मैं कह सकता हूँ 3 से डिविजिबल, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो n² - 17n। अब देखिए 17 3 से 51 होता है। अगर आपको टेबल लर्न है तो ये आपके लिए इजी होगा। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। तो 52 के ऐसे फैक्टर जिसका सम क्या हो 17 हो। तो 13 and 4 बहुत ही ईजिली निकाल सकते हो। 13 4 जा, अब 13 4 जा 52 आपके माइंड में तभी स्ट्राइक करेगा जब आपको 13 की टेबल लर्न होगी। ओके, तो 13 4 जा 52 हो जाएगा। तो हमें क्या क्या लेना चाहिए, हमें निगेटिव चाहिए, तो -13 and -4। तो इस तरह से 2 वैल्यू ले लेंगे। अब ये लास्ट वाली इक्वेशन इरेज कर देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। उसके पहले आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा ये। तो यू कैन नोट इट डाउन माय डियर स्टूडेंट्स, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो आप इसको नोट कर लेंगे। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या स्टेप्स होंगे। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ लास्ट वाली इक्वेशन को, और हमारे जो फैक्टर आए वो हैं 13 and 4। तो 3 तो 0 में जाएगा, तो मेरे पास जो बचेगा वो n² - 13n - 4n और +52। तो
n मैंने कॉमन लिया n-13, 4 मैंने कॉमन लिया n-13। तो इतना आइडिया आपको हो गया होगा क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आपको n-13 कॉमन मिल रहा है तो ऊपर की चीज़ को इरेज करना पड़ेगा। तो n-13 स्टूडेंट्स, n-13 कॉमन, n-4 इक्वल टू 0 हो गया। तो n क्या होगा 13। ये सिंपल सी चीज़ है, आप क्वाड्रेटिक कैसे करते थे, एक फैक्टर अगर 0 होगा, इफ n-13 0 होगा तो n13 आ जाएगा, और इफ n-4 0 होगा तो n कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो n-13 0, n-4 0। तो अब आपको ये देखना है कि कौन सा यहाँ पर आपका आंसर पॉसिबल है। तो अब देखिए n अगर आपका 13 है तो क्या 13 पॉसिबल हो सकता है? क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 3 टर्म्स का ही सम देखेंगे तो 3 टर्म्स का सम कितना आ रहा है, 8 and 1 9, 9 and 4 13, 3 1 2 and 1 3, 3 and 2 5, 5 and 1 63 आ रहा है। और इससे अगली टर्म क्या होगी 15 होगी, 15 5 and 3 8 6 and 78 आ रहा है। तो 4 टर्म का ही सम 78 आ रहा है, ठीक है। और n13 भी आपका पॉसिबल हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि उसके बाद आपकी क्या टर्म स्टार्ट हो जाएंगी, निगेटिव टर्म भी स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये एक डिक्रीजिंग एपी है, और अगर ये एक डिक्रीजिंग एपी है तो यहाँ पर निगेटिव टर्म्स जब आएंगी तो निगेटिव एंड पॉजिटिव टर्म्स एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी, जिससे भी आपका 78 पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली n इज इक्वल टू 4 and 13 बोथ आंसर्स आर पॉसिबल। तो n 4 हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये आप बच्चों नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे आप बोथ वैल्यू आर पॉसिबल, तो दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है, एंड द वैल्यू ऑफ n कैन बी 4, आइदर 4 और 13। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या लिखेंगे, हियर two values of n are possible, hence n is equal to either n 13 और n is equal to n 13 भी हो सकता है और n क्या हो सकता है आपका 4 भी। तो दिस इज योर आंसर, आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों हमने एग्जाम्पल नंबर 13 कर लिया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आइए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 14 को हम लोग देखते हैं। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 14 में दिया गया फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द पॉजिटिव इंटीजर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉजिटिव इंटीजर जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव में क्या 0 आएगा, तो डेफिनेटली 0 नहीं आएगा, 1 से स्टार्ट होंगे, और इंटीजर है तो 1 2 3। या फिर आप पॉजिटिव इंटीजर को ये भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो आप सभी को पता है नेचुरल नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 1000 पॉजिटिव इंटीजर, तो 1000 पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। अच्छा, जो a होगा वो क्या होगा 1 होगा, और जो d होगा
वो क्या होगा, आप देख सकते हैं सब में 1 का डिफरेंस है, तो 2 माइनस 1। तो हमें d पता है, a पता है, n पता है, क्या हम सम निकाल सकते हैं? तो डेफिनेटली Sn का यूज़ करेंगे, n अपॉन में 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn का यूज़ कर लेंगे, तो S 1000 हो जाएगा, तो n की जगह 1000 डिवाइडेड बाई 2, 2a यानी कि 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1। तो n क्या है, 1000 है, 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 1 और इंटू d क्या है, 1 है। क्या ये चीज़ क्लियर है? आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक बार इतना नोट कर सकते हैं आप, ऊपर की चीज़ इरेज करूँगा, वीडियो को पॉज करके नोट करना है, जिससे S1000 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो 2 पार्ट हैं बेसिकली, हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अभी। तो S1000, जस्ट अ सेकेंड, S1000, तो S1000 क्या होगा बच्चों, 1000 अपॉन में 2 यानी कितना आ जाएगा, 500। कट देंगे इसको, 2 इंटू 1 कितना होगा, 2, 1000 माइनस 1 999 और इंटू 1 क्या आएगा, वही सेम नंबर आएगा 999। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। 500 इंटू कितना आएगा बच्चों, 1001, 999 प्लस 2, तो 1 ऐड होता तो 1000 आता, लेकिन 1 और ऐड होगा तो 1001 और इंटू में 500। तो 0 एंड 0 तो पहले लगा देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5005। तो यही क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका आंसर हो जाएगा। S1000 क्या होगा, 500500, दैट इज द आंसर। आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चों। 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सम आएगा उसको आप ये कह सकते हैं, यानी ये क्या है आपका, एक तरह से 5,500 आएगा। ठीक है, आप काउंट भी कर सकते हैं, आपको काउंटिंग आती होगी। 5,500। तो फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड, यू कैन नोट इट डाउन। वी विल गो टू सेकंड पार्ट, देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है। तो यहाँ तो 15 स्टार्ट है, तो मुझे यहीं पर इसको करना पड़ेगा। तो एक बार इसको नोट करेंगे, इरेज करके मैं सेकंड वाला पार्ट आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं सेकंड वाले पार्ट को बच्चों। क्या है सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट है बच्चों, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। तो n पॉजिटिव इंटीजर का जो सम होगा वो क्या होगा, यानी Sn पूछा गया। बेसिकली आपसे पूछा क्या गया है, आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि आपसे Sn पूछा गया है। क्या पूछा गया है? Sn पूछा गया है। तो Sn, अब नंबर वही है, a हमारा क्या था, 1 था, और d क्या था, 1 था, क्योंकि फर्स्ट वर्ड यूज किया गया। अगर फर्स्ट नहीं यूज होता तो फिर a1 नहीं होता, d तो 1 ही होता। तो a1 है, d1 है, और यहाँ पर n इज इक्वल टू n है, तो n की जगह n ही रख देना है। तो n अपॉन में 2, 2a, 2 इंटू 1, n माइनस 1 इंटू d, तो n अपॉन में 2, 2 प्लस n माइनस 1। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी है बच्चों। अगर आप इसको याद रखेंगे तो फ्यूचर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो 2 प्लस n माइनस 1 कितना होगा, n प्लस 1, क्योंकि 2 माइनस 1 क्या होगा, 1, और प्लस में n है तो n प्लस 1। तो यहाँ से
ऐसे आ जाएगा बच्चों n इंटू एन प्लस वन अपॉन में 2। तो फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर या फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम होता है Sn, वो आपको याद रखना है n प्लस वन अपॉन में क्या आएगा, 2 आ जाएगा। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आई होप सो। तो यू कैन नोट इट डाउन, वी हैव डन एग्जाम्पल नंबर 14, आप इसको नोट कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप बच्चों आपने इसको नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है। Find the sum of first 24 terms of the list of numbers whose nth term is given by। तो nth टर्म का फॉर्मूला दिया गया है, बट आपको ये नहीं बताया गया कि ये एक एपी है या फिर नहीं है। तो करना क्या है, करना ये है, सबसे पहले कुछ टर्म्स को फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास nth टर्म दी गई है तो समझिए हमारे पास सब कुछ दिया गया है। आपको a1 a2 a3 दे दिया गया है क्योंकि n की वैल्यू को आप रखते जाएंगे और आपको a1 a2 a3 an इस तरह से मिलता जाएगा। और आप कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस लेकर के। लेकिन द थिंग इज दैट कि यहाँ पर आपको पता करना पड़े कि ये एक एपी है या फिर नहीं है। तो आइए देखते हैं। a1 रखेंगे, a1 क्या आएगा, 3 प्लस 2 इंटू 1, a1 हो जाएगा 3 प्लस 2 यानी 5, a2 3 प्लस 2 इंटू 2 यानी 3 प्लस 4 यानी कितना आ जाएगा, 7। तो a2 7 है, a1 5 है। अभी कुछ पता नहीं चलेगा, हमें a3 भी फाइंड करना पड़ेगा। 3 प्लस 2 इंटू 3, तो 3 प्लस 2 3 जा 6 यानी कितना आ गया। हमें a4 भी फाइंड करना पड़ेगा, इससे आपको 3 कॉन्स्टिट्यूटिव डिफरेंस मिल जाएंगे। तो 3 प्लस 2 इंटू 4, 3 प्लस 8 यानी कितना आ जाएगा, 11। अब a2 माइनस a1 करिए, 2 आ रहा है। a3 माइनस a2 करिए, 2 आ रहा है। a4 माइनस a3 करिए, 2 आ रहा है। तो डेफिनेटली यू कैन सी, अब आपको ये शो करके दिखाना पड़ेगा कि a2 माइनस a1, a2 आपका 7 है, a1 5 है, 2 आ रहा है। फिर a3 माइनस a2, a3 आपका कितना है, 9 है, और a2 कितना है, 7 है, तो 2 आ रहा है। a4 माइनस a3, तो a4 11 है और a3 9 है, तो ये भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये मैंने कर दिया है। अच्छा, अब a आपको पता है, जस्ट अ सेकेंड, a आपको पता है, a क्या है, a1 ही a होगा, यानी a आपका 5 है। d आप पता कर चुके हैं, 2 है। अब आपसे क्या पूछा गया है, आप देख लीजिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। तो 24 यानी n की वैल्यू कितनी है, Sn फाइंड करना है, बस हो गया काम अपना। आप इसको एक बार नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो इसको इरेज करूँगा, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। Sn फाइंड करते हैं। तो n आपका 24 हो चुका है। आइए देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें S24 फाइंड करना है। 24 अपॉन में 2a यानी कि 2 इंटू 5
प्लस n माइनस 1 यानी कि 24 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 2 है। 24/2 कितना होगा, 2 से काट देंगे 12 बार, तो S24 2 5 ज़ा 10 प्लस 23 इंटू, तो S24 10 प्लस 23 2 ज़ा होता है 46। आप मल्टीप्लाई भी 2 से कर सकते हैं, तो 12 इंटू 10 प्लस 46 यानी 56। तो 12 इंटू 56 फाइंड करना है बेसिकली, वही आपका आंसर होगा। तो 12 की टेबल अगर आपको आती है तो आराम से कर सकते हैं। 12 इंटू 6 यानी 12 6 ज़ा 72 होता है 7, और 12 5 ज़ा 60 एंड 7 67। तो आंसर वुड बी 672। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। तो आंसर, करेक्ट आंसर इज 672। तो बच्चों आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को नोट करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वी हैव डन एग्जाम्पल नंबर 15 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स आइए एग्जाम्पल नंबर 16 को देखते हैं बच्चों। आप देख सकते हैं, क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया बच्चों, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर। यानी कि बच्चों यहाँ पे कुछ आपको इंटरमिटेंटली यहाँ पे आपको दिया गया है कि कुछ जो टीवी सेट्स हैं इस ईयर में इतने बनते हैं, इस ईयर में इतने बनते हैं, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स नंबर एवरी ईयर। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो दे दी गई है आपको लास्ट में कि अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम एपी से तभी कर सकते हैं जब हमें ये चीज़ पता हो कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली भी इंक्रीज करना चाहिए बाय ए फिक्स नंबर एवरी ईयर। और एक फिक्स नंबर से यूनिफॉर्मली अगर आपने दे दिया तो बाय ए फिक्स नंबर, ऑब्वियसली चीज़ है, यूनिफॉर्मली का मतलब ये हुआ कि एक सर्टेन टीवी सेट्स का इंक्रीमेंट हो रहा है एवरी ईयर। तो ये हमारे लिए बेसिस हो जाती है कि यहाँ पर जो भी नंबर निकल कर आएंगे यानी प्रोडक्शन के नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द टीवी सेट्स, वो हमारे क्या होने वाले हैं, वो फॉर्म करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी को। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स नंबर एवरी ईयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि चलिए ठीक है, कुछ अमाउंट कुछ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड हुए होंगे फर्स्ट ईयर में जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई है। सेकंड ईयर में भी कुछ प्रोड्यूस हुए होंगे और कुछ प्लस करके प्रोड्यूस हुए होंगे, वो प्लस के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। सेकंड ईयर में भी प्रोड्यूस हुए होंगे, लेकिन जो हमें दिया गया है वो डायरेक्टली दिया गया है थर्ड ईयर में, यानी कि इन द थर्ड ईयर 600 सेट्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है मैन्युफैक्चरर। 700 सेट्स को प्रोड्यूस करता है 7 ईयर में। तो बीच बीच की, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, इंटरमिटेंट इंफॉर्मेशन दी गई है, यानी बीच बीच की इंफॉर्मेशन दी गई है और आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर कितना होगा, और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर कितना, 7 ईयर, यानी कि टोटल प्रोडक्शन इन द 7 ईयर अगर आपसे ये पूछा गया तो ये चीज़ आपको ऑब्वियसली समझ आ जानी चाहिए कि 7 ईयर में जितने भी टीवी सेट्स प्रोड्यूस हुए हैं उन सब का सम क्या होगा, पहली चीज़। दूसरे पे आ जाते हैं, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, यानी आपको अगर ये एपी फॉर्म करेगा तो 10th ईयर में प्रोडक्शन यानी 18 क्या होगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट में द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट ईयर यानी आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो बच्चों क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, आपको सिंपल सी चीज़, जो चीज़ दी गई है उसको सबसे पहले आप राइट डाउन कर दो, ओवर थिंक मत करो। अगर आप ओवर थिंक करोगे तो फिर क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है
उसको आपको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करना है, ट्राई करना है कि आप मैथमेटिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। तो लेट करना पड़ेगा यहाँ पर थर्ड ईयर का, अगर हमें प्रोडक्शन सेट, प्रोडक्शन टीवी सेट्स का प्रोडक्शन अगर हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, और जबकि वो जो ईयर बाय ईयर है इंक्रीमेंट हो रहा है यूनिफॉर्मली, तो हमारे पास एक ही मेथड है, दैट इज कि हमें सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, लेट द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर में जो प्रोडक्शन होगा वो आपको लेट करना पड़ेगा। तो लेट द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, आप कुछ भी XYZ या A मान लेते हैं जनरली, जैसे हम AP में करते हैं, तो A हमने क्या मान लिया है, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। अच्छा, जो इंक्रीमेंट हो रहा है तो लेट करना पड़ेगा उसको भी। अब ये जो इंक्रीमेंट यूनिफॉर्मली हो रहा है बाय ए फिक्स नंबर, आपको यहाँ से ये चीज़ समझ जाना है कि ये एज ए कॉमन डिफरेंस आपका वर्क करेगा। तो लेट द इंक्रीमेंट या लेट द यूनिफॉर्म इंक्रीज, यूनिफॉर्म इंक्रीज या इंक्रीज यूनिफॉर्म बाय ए फिक्स नंबर, लेट द इंक्रीमेंट भी आप बोल सकते हैं, इंक्रीमेंट इन प्रोडक्शन each year, in production each year। प्यारे बच्चों, जो प्रोडक्शन ईच ईयर होगा वो आपको अब समझ जाना है कि यहाँ पे हर ईयर एक इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि वो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई है? ओके, चलिए आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें अगर थर्ड ईयर के प्रोडक्शन को लिखना है तो हम इन दोनों डेटा के अकॉर्डिंग, यानी जो हमने लेट किया है A एंड D, प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर का ये है, इंक्रीमेंट इन ईच ईयर ये है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो थर्ड ईयर का प्रोडक्शन होगा, यानी कि प्रोडक्शन आफ्टर 3 ईयर, प्रोडक्शन को शॉर्ट में PROD लिख रहा हूँ, तो प्रोडक्शन आफ्टर 3 ईयर जो होगा वो होगा एक तरह से थर्ड टर्म निकालने की इक्वल होगा, और वो आपको 600 के इक्वल दिया गया। लेकिन 600 को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इक्वल में, तो ये इक्वल में 600 तो हो जाएगा, लेकिन बेसिकली 3 ईयर के बाद जो प्रोडक्शन निकालना है वो क्या होगा, A + 3 - 1 × D हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? क्योंकि फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन ये है, एवरी ईयर यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, तो A + 3 - 1 × D, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि A + 2D आप देख सकते हो, A + 2D बराबर किसके हो जाएगा, 600 के। क्या ये कहानी बच्चों आपको क्लियर हो रही है? अगर ये कहानी क्लियर हो जाएगी तो बेसिस क्या है, यही है क्वेश्चन को करने का। आप ईच क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। एक बार इतना नोट करिए, फिर मैं यहाँ पर 2 इक्वेशन बनाऊंगा। अभी तक हमने एक इक्वेशन को फॉर्म किया है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी इक्वेशन आप समझ गए होंगे कहाँ से बनेगी, कि 700 सेट्स का प्रोडक्शन हो रहा है 7th ईयर में, तो यहाँ से ऑब्वियस सी चीज़ है दूसरी इक्वेशन बनेगी, फिर हम A एंड D को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, एक बार आप यू कैन नोट इट डाउन so that we can make the second equation also and solve them simultaneously। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर, तो उसको मैं लिखूंगा सब। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट कर लेंगे। तो व्हाट इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज A + 2D, A + 2D बराबर कितना है, 600, एंड प्रोडक्शन आफ्टर 7 ईयर। आप बताइए प्रोडक्शन आफ्टर 7 ईयर क्या होगा, प्रोडक्शन आफ्टर 7 ईयर होगा A + 7 - 1 × D। क्या इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं? तो बेसिकली A7 लिखना होगा, अभी हमने A3 लिखा है और उसको इक्वल किया है क्योंकि AP का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है,
तो प्रोडक्शन इन ईच ईयर फॉर्म एन एपी, तो उसके अकॉर्डिंग ए प्लस 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6D बराबर किसके हो जाएगा प्यारे बच्चों 700 के। क्या ये दो इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत होगी? तो दूसरी वाली जब मैंने इक्वेशन बनाई है तो मैंने वहाँ पर लैंग्वेज को नहीं लिखा है, आप उसको लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं माइनस माइनस माइनस, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली वी आर अप्लाइंग द एलिमिनेशन मेथड हियर। तो -4D बराबर 600 में से 700 लेस करेंगे तो -100, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो D बराबर आ जाएगा 100/4, तो D आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा बच्चों 25, तो D आ जाएगा 25। अब D आपको मिल चुका है तो आप फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन भी निकाल सकते हैं आराम से। आपको क्या करना है, सिर्फ इस वाली इक्वेशन में रख देना है या इसमें रख देना है। तो D हमारा 25 है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको रख के दिखाता हूँ। A + 2D बराबर 600 में D को 25 रखेंगे तो फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको एक बार इरेज करूँगा, आप इतना नोट कर चुके होंगे। A + 2D बराबर 600 में आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा बच्चों रख देना है A + 2D, जस्ट अ सेकेंड। तो A + 2D हम A + 2D बराबर 600 में पुट कर देना है D = 25। तो D बराबर 25 यहाँ पर रख देंगे, तो D अगर 25 रख देंगे तो A + 2 × 25 बराबर 600, A + 50 बराबर 600। तो मैं ये कह सकता हूँ जो A आएगा यहाँ से वो क्या आएगा 600 - 50, तो A जो होगा वो 550 हो जाएगा। क्या ये कहानी बच्चों क्लियर है? A कितना हो जाएगा 550। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म निकाल लिए, तो फर्स्ट ईयर का जो प्रोडक्शन होगा 550 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है? D यानी कि जो एवरी ईयर इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना है 25 सेट्स एवरी ईयर इंक्रीज होकर बन रहे हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में 550 बन रहा है तो सेकेंड ईयर में कितना बनेगा 550 + 25, यानी कि आप कह सकते हो कि सेकेंड ईयर का जो प्रोडक्शन होगा 575। ऑल्दो पूछा नहीं गया बट आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आगे हमें 10th ईयर का प्रोडक्शन निकालना है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। तो बेसिकली आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब आपके लिए जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, A = 550 है, यानी फर्स्ट ईयर का जो प्रोडक्शन A माना था हमने, और D हमारे लिए अब कितना है 25 है। तो इस A एंड D की हेल्प से हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, 10th ईयर का प्रोडक्शन फाइंड करना है, यानी A10 क्या होगा। तो A10 क्या होगा 550 + 10 - 1 × D। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? तो A10 बच्चों, A10 होगा 550 + 9 × 25, तो 9 × 25 हो जाएगा। तो 550 तो रहेगा ही रहेगा, बट हमारे लिए 9 × 25 निकालना है। तो 9 × 25 निकालना बहुत इजी है। मैं क्या करूँगा 9 × नहीं करूँगा 10 × 25 करूँगा, और मुझे पता है मैंने एक मल्टीपल ज़्यादा लिया है तो एक मल्टीपल को कम कर दूँगा। तो 10 × 25 होगा 250, और 250 में एक मल्टीपल यानी 25 कम करेंगे तो 225 आ जाएगा, तो यानी कि 225 हो जाएगा। और 225 यानी अब इसको ऐड कर देना है, तो 5 × 2 7 775 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 10th ईयर के बाद प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा 775 टीवी सेट्स का क्या होगा प्रोडक्शन होगा। इतनी चीज़ आपको क्लियर है?
तो सेकंड वाले पार्ट में आपने देखा कि हमने चीज़ों को बहुत ही जल्दी कर लिया, आई थिंक 1 मिनट भी लगा होगा इसमें, बट फर्स्ट वाले पार्ट में इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि हमें वहाँ पर बेसिकली क्या करना था, फाउंडेशन बनाना था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिस क्या है, यानी कि किस बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एवरी ईयर इंक्रीमेंट हो रहा है तो एपी का फॉर्मेशन होगा। फिर आपसे 10th ईयर में अगर प्रोडक्शन पूछा जाएगा तो आप 10th ईयर में फाइंड कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, एक बार इसको नोट करेंगे आप लोग, देन वी विल गो टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 16 का ये थर्ड पार्ट है। तो जब भी टोटल प्रोडक्शन निकालना है तो टोटल प्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं, आप टोटल प्रोडक्शन से यही समझ रहे होंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि फर्स्ट 7 ईयर में, फर्स्ट ईयर में कितना बना, सेकेंड ईयर में कितना बना, थर्ड ईयर में कितना बना, और इस तरह से 7 ईयर तक कितना बना, आपको इन सब का सम करना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि यहाँ पर आपने फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन और कॉमन डिफरेंस डी निकाल लिया, यानी कि जितना इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमारे लिए दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन है वो फर्स्ट टर्म की तरह काम करेगा, और जो कॉमन डिफरेंस डी है वो हमारा एवरी ईयर इंक्रीमेंट की तरह काम करेगा। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर को फाइंड करने के लिए मैं ये कह सकता हूँ अपनी एपी वाली लैंग्वेज में कि मुझे S7 को क्या करना है, फाइंड करना है। तो S7 क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स S7 निकाल सकते हैं। S7 क्या होगा, 7/2, 2 इंटू ए कितना है 550 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है 25। क्या ये कहानी क्लियर है? तो S7 बराबर 7/2, 2 इंटू 550 कितना होगा 1100, प्लस 7 माइनस 1 यानी 6 इंटू 25, ठीक है। तो S7 क्या होगा 7/2, मैं इसको सॉल्व करूंगा अंदर वाली चीज को, तो 1100 प्लस 6 इंटू 25 यानी कितना होगा बच्चों, 25 6 होता है 150। तो बेसिकली ये हो गया है। अब अंदर वाले ब्रैकेट को ऐड करेंगे, तो ऊपर मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो 7/2, ये आप नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि जस्ट कैलकुलेशन करने के बाद हमें आंसर पता चल जाएगा कि बेसिकली S7 होगा क्या, ठीक है। तो S7 बराबर 7/2, 1100 प्लस 150 यानी 1250, ठीक है 1250। अब 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 625, 1200 का हाफ होगा 650 का 25, तो 625। तो S7 7 इंटू 625 यानी 7 5 35, 3 आएगा, 7 2 14 एंड 3 17, 1 आएगा, 7 6 42 एंड यहाँ पर बच्चों आपका कितना आया था, 7 2 14 एंड 3 17, 1 आया था, तो 42 प्लस 1 43, यानी कि टोटल 7 ईयर में जो प्रोडक्शन होगा वो होगा कितने सेट्स का, 4375, यानी 4375 टीवी सेट्स का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। तो ऑब्वियस चीज़ है स्टूडेंट्स, आपके लिए ये करना बहुत ही ईजी होगा अब समझाने के बाद मेरे। तो 7 इंटू 625 कर लेंगे, एक बार और देख लेते हैं, 7 5 35, 3 7 2 14 एंड 3 17, 1 7 6 42 प्लस 1 43। तो ये आप एक बार नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, I want to tell you we have done all examples of your 5.3 exercise.